हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विपिन एंड आई वेलकम यू ऑल टू iExamB। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 मेंस एग्जामिनेशन को देखते हुए जो आपका मार्च में टेंटेटिवली शेड्यूल किया गया है उसके लिए हम क्वांट के कुछ टॉप क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जिन बच्चों का भी CHSL का प्री का एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि वहां पे भी आपसे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांट के। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें जो हमसे चीजें पूछी जाएंगी वो क्वांट के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस एग्जाम में क्या आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या उनके बेस्ट सॉल्यूशन होंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं कि ये हमारा एक बेसिकली नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, क्या इसकी बेस्ट अप्रोच होती है, कैसे हम मेंस में से सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट डबल ट्रिपल वन होल नंबर। तो यानी कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का आपका इकाई अंक बताना है, यानी कि आपको यूनिट डिजिट बतानी है। जो हमारे फर्स्ट 111 होल नंबर हैं उनका सम करके आपको बताना है कि उनका यूनिट प्लेस पे हमारा क्या डिजिट आएगा, ये आपको बताना था। तो देखिए क्या अप्रोच हमारी होगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर हमारा क्या होता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच आप डिफरेंस जानते हैं कि नेचुरल नंबर हमारा क्या होते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या संख्याएं होती हैं जो हमारा 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। बट अगर मैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, इसमें हम जीरो को कंसिडर करते हैं किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ। सो ये जो हमारा सेट बन जाता है, ये हमारा जो सेट बन जाता है, ये सेट हमारा बन जाता है किसका, होल नंबर का। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये होनी थी आपकी कि आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच डिफरेंस मालूम होना चाहिए था। अब आपको अगर मालूम होगा तो अगर हम एक सीरीज का क्या करते हैं, सम करते हैं, नेचुरल नंबर की सीरीज का सम करते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता था, n इंटू n प्लस 1/2, ये आपको मालूम है, ये सम का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो होल नंबर को भी हम अगर हम जीरो को एक्सक्लूड कर दें सो दिस बिकम अ नेचुरल नंबर। ये हम क्या बोल सकते हैं इसे कि एक नेचुरल नंबर का हमारा सेट है। तो इसका बेसिकली हमें सम निकालना था। तो अगर हमें 111 नंबर पूछे थे, फर्स्ट 111 नंबर, तो यानी कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके, और लास्ट तक कौन सा नंबर जाएगा हमारा, 110 नंबर जाएगा। तो ये हमारे पहले के 111 नंबर हो गए ना भाई, 110 नंबर तो ये है और एक नंबर ये है ना। तो टोटल हमारे कितने नंबर हो गए, 111। सो दिस इज द फर्स्ट 111 111 होल नंबर, ये हमारे प्रथम 111 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनका बेसिकली हमें सम बताना था। तो देखो अगर मैं इनका सम बता दूं, इनका सम मैं बता दूं और इसमें जीरो में ऐड कर दूं लास्ट में, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई। अगर ये हमारा 450 है, इसमें मैं जीरो ऐड कर देता हूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसका सम फाइंड आउट कर लेता, इसका मैं सम फाइंड आउट कर लेता, तो मैं क्या बता पाता कि अगर मैं इसमें जीरो ऐड भी कर लेता तो वही जो हमारा रिजल्ट इसका निकल के आता वही हमारा इस पूरे का रिजल्ट निकल के आता, क्योंकि जीरो से हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली ये है क्या, और ये क्या है, ये नेचुरल नंबर की एक सीरीज है, ये बेसिकली हमारी एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का। तो आपने देखना था कि यार यहाँ पे कितने नंबर हैं, ये 110 नंबर है, तो n की जगह पे आपने 110 पुट कर देना था। तो 110 अपॉन 11 इंटू 111, है ना, 110 प्लस 1 111 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 55, है ना। तो इसका जब आप प्रोडक्ट करेंगे भाई तो 5 1 जा 5, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। आपको पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो पूरा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस पे आपका 5 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे आपका 5 आएगा तो उसमें अगर मैं इस जीरो को ऐड कर देता हूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट प्लेस पे आपका हमेशा 5 ही रहेगा। सो द आंसर विल बी 5। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेंस लेवल में आपसे थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताकि आपको नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज। तो अगर आपको ये बातें पता नहीं है ना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप 111 ले लेंगे, आप ये कर लेंगे कि 111 गुणा 112/2, आपका आंसर आ जाएगा गलत। ऐसे नहीं करना है, ये वाली बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर हम एक नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो इट बिकम अ सेट ऑफ होल नंबर, ये हमारा होल नंबर का एक सेट बन जाता है। और ये इनके बीच, दोनों के बीच क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए थी। डायरेक्ट हमने क्या देखना था कि हाँ जीरो है, 110 इंटू 11
1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाता यूनिट प्लेस पे 5। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बेसिकली आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ये हमारे मेजर टॉपिक होते हैं मेंस के एग्जाम को देखते हुए। चाहे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं इस बार मेंस का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन 30 में से आप ये मान के चलें कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इन 4-5 टॉपिक से आने वाले हैं, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स का वेटेज हमारा हमेशा रहता है मेंस के एग्जाम में। यहाँ पे हमसे पूछा है कि cos थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करेंगे भाई हम इसे सॉल्व? तो देखिए एक डायरेक्ट तरीका तो ये था कि ये हमारा 1/cos थीटा है, ये cos थीटा, तो उसको आप सॉल्व करो, तो वहां से भी आप बता सकते थे। लेकिन जब हमारे पास ये डाटा दे रखा है तो यहाँ से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। cos थीटा हमारे पास गिवन है, तो एक ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल। तो लेट से ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा थीटा है। तो थीटा के सामने हमारा क्या होता है, थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लंब बोलते हैं। यहाँ पे हमारा बेस होता है और यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और आपने एक चीज बेसिक में पढ़ी होगी कि हमारा क्या होता है, ये आपने सुना होगा ना, साइन कॉस टेन, है ना, और यहाँ पे क्या होता है कॉट सेक और कॉसेक। तो आपने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद, पीबीपी और हर हर बोल, ये होता। तो ये आपको ये वैसे रेशियो आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बार बार आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो जब हम बेसिक से पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो और मैं आपको चीजें बताऊंगा कि ये कहां से निकल के आती हैं, क्या इनके बीच रिलेशन होता है, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखें कि ये हमारा होता है। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें cos थीटा गिवन है दैट इज 4/5, तो इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पे हमारा बेस कितना है, बेस हमारा 4 है, और अगर मैं हाइपोटेनियस की बात करूं तो हाइपोटेनियस हमारा 5 है। अब अगर आप इसमें क्या लगाएंगे, अगर आप इसमें अब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी आप निकल जाएंगे कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पाइथागोरस से भी निकल जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर। लेकिन फिर भी आपको ट्रिपलेट ध्यान होना चाहिए कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो एक पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेसिक ट्रिपलेट फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो ट्रिपलेट हमारा काम तभी करता है जब हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 4 और 5 हमारे पास है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बस अब आपको क्या करना था, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है भाई। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू होगी, यानी कि सेक थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा 5 है, बेस हमारी कितनी है, यहाँ पे बेस हमारी 4 है, माइनस कॉस थीटा तो हमें गिवन है 4/5 है, राइट। टेन थीटा क्या है हमारा, टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार, यानी कि 3/4। तो बस इसको हमें सॉल्व करना था। तो देखिए आप इसका जो डिनोमिनेटर में 20 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 से 5 बार कटेगा और 5 पंजे 25, 5 से 4 बार कटेगा और 4 चौकी 16, 4 से 5 बार कटेगा और 5 तियां 15। तो जब आप इसे देखेंगे 40 में से 16 गया 24, तो 24/20 दैट मीन्स हमारा कितना आ जाएगा, 6/5। कितना आ जाएगा, 6/5। सो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए अगर आपके पास 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे तो 3 में से तीनों के तीनों टफ नहीं आएंगे, कुछ आपको इस इजी लेवल के भी देखने को मिलेंगे, जैसे ये हमारा इजी लेवल का एक क्वेश्चन है। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ये बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी, साइन कॉस टेन और कॉस सेक और कॉसेक वाली बात। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बात अगर आपको मालूम होती तो आसानी से आप चीजें वहां पे सॉल्व कर जाते, राइट। चलिए अब ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमारे पास क्या कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल ऑफ एबीसी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब आपको मालूम है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर एंगल को दो बराबर भागों में क्या करे, डिवाइड करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल में बना लेता हूं, है ना, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। यहाँ पे देखेंगे आप सारे लोग, ये हमारा एक ट्राइंगल है, लेट से ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये कह रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर इस एंगल का, ये हमारा एंगल है ना, ये एंगल, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है। ये जो मैंने लाइन खींची, ये जो मैंने लाइन खींची ना, ये हमारी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये बीसी को डी पॉइंट पे मिलती है,
यही तो कह रहा है वो। आप देखेंगे कि पॉइंट डी एंड लेंथ ऑफ साइड ए बी, ये तो बात यहां तक है, लेकिन यहां तक मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया है। अब वो कह रहा है कि जो ए बी की लेंथ है वो ए सी का 2/3 है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ए बी की जो लेंथ है वो ए सी का 2/3 है। ए सी का कितना है 2/3, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी और ए सी के बीच कितना रेशियो होगा, तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल आप बता सकते हैं 2:3 का रेशियो होगा, है ना। इस ए सी को मैंने इसके नीचे भेज दिया। तो भाई कहने का ये मतलब है कि ए बी हमारा 2 रेशियो है और ये हमारा 3 रेशियो है, दैट्स इट। चलिए ये तो हमारा हो गया। अच्छा, अगर आपको अब आपने पढ़ी होगी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। अगर आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी तो वो क्या होती है कि जो रेशियो हमारा इनका होगा, यानी कि जो रेशियो हमारा ए बी और ए सी का होगा, सेम रेशियो हमारा बी डी और डी सी का होगा, सेम रेशियो हमारा बीडी और डीसी का होगा। ये हमारी होती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी कि अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, कि जो रेशियो हमारा ए बी और ए सी भुजा का होगा वही रेशियो हमारा कैसे मिलेगा, जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है ए का, जो बीसी को सेम रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस बात का ये मतलब है कि ये रेशियो भी यहाँ पे 2:3 का होना चाहिए, ये रेशियो भी हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये रेशियो भी हमारा यहाँ पे 2:3 का रेशियो होना चाहिए भाई, 2:3 का रेशियो होना चाहिए। और देखो उसने हमसे क्या दिया है, आगे आपको कुछ पूछा होगा, इफ द साइड BC इज 10 सेंटीमीटर, हमें साइड BC की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे की लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन उसने हमसे यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट विल बी द रेशियो। तो हमसे रेशियो पूछा है, तो जब रेशियो पूछा है तो रेशियो में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ और पूछा होता, हमसे डीसी पूछा होता या हमसे कुछ और चीजें पूछी होती, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू फिर निकालने का उसका यूज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इस एग्जैक्ट वैल्यू का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमसे रेशियो पूछा है। तो रेशियो हमें किस किस का पूछा है भाई, BD स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो में तो कैंसिल हो ही जाएगा ना भाई। आप 50 और 100 लिखेंगे और आप 1:2 लिखेंगे, तो 50 और 100 को भी अगर आप रेशियो में चेंज करेंगे तभी तो वो 1:2 बनेगा। तो आप चाहे 50 और 100 का यूज करें, चाहे आप 1:2 का यूज करें, रेशियो तो सेम रहेगा दोनों बात का, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं कि 2 का स्क्वायर और BC हमारी कितनी है पूरी 5, यानी कि 5 यूनिट का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 4:25, आंसर विल बी 4:25। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर। तो इसके लिए आपको एक थ्योरम आनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बताई, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय, यानी कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर ये आपको अच्छी तरीके से आती तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर जाते, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दी कि ये होती क्या है। चलिए अब ये भी है हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप क्या करेंगे, अपनी वीडियो को रोकेंगे और कोशिश करेंगे आप कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है। तो मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे। तो अगर आप CHSL दे रहे हैं या किसी भी GD जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, SSC का, SSC में ज्योमेट्री पूछी जाती है या जहां भी ज्योमेट्री पूछी जाती है, सारी जगह ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो कोई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कहां पे है, राइट एंगल हमारा B पे है, यानी कि B पे हमारा समकोण है। तो चलिए एक फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ठीक है साहब। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट हमारा, ये वर्टेक्स हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, क्योंकि उसने दिया है कि B पे क्या है, B पे हमारा समकोण है। चलिए D इज द मिड पॉइंट ऑन AC साइड, तो ये हमारा हाइपोटेनियस है और D इस पे क्या है, D इस पे मिड पॉइंट है। D क्या है, D इस पे मिड पॉइंट है। चलिए इफ AB बराबर 12, AB हमें दे रखा है, AB हमारा 12 है ना। मिड पॉइंट का मतलब जितनी डिस्टेंस AD होगी उतनी डिस्टेंस हमारी CD होगी, राइट। AB हमें 12 दिया है। अच्छा BC हमें 35 दिया है, BC हमें कितना दिया है 35, BC हमें दिया है 35। तो देखो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी नॉलेज होती तो आपको एक ट्रिपलेट ध्यान होता, एक बहुत फेमस ट्रिपलेट है 12, 35, 37 का, यानी कि 12 या 35 इन दोनों में से एक हमारा बेस होगा, एक हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इनके साथ एक सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है दैट इज 37। तो 12, 35 एंड 37 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। या आप अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं आ रहा है सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो इसका जो 12, 35 और इसके साथ कितना होता है 37, कितना होता है ये 37। तो यानी कि ये बात हमें कंफर्म हो गई कि जो AC की लेंथ है वो कितनी है 37 है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ कि ये मिड पॉइंट है,
ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो भी 37/2, और ये भी हमारी कितनी होगी 37/2। मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है तो 37/2 भी बोल सकते हैं आप, और कितना बोल सकते हो 18.5 भी आप बोल सकते हो। तो जितनी दूरी हमारी होगी उतनी दूरी हमारी ये वाली होगी, होगी कि नहीं होगी उतनी दूरी हमारी ये वाली। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, अगर मैं इसको यहां से मिला देता हूं, ये इसको मैं यहां से एक सेकेंड, इसको अगर मैं यहां से मिला देता हूं तो हमारा क्या मिलेगा। तो आपका जवाब होगा कि देखो जब मैंने इसे मिलाया मिड पॉइंट से इसे ऐसे, तो ये हमारी क्या है, एक बीडी लेंथ है, बीडी लेंथ है नहीं कि नहीं हमारी बीडी लेंथ। तो उसने हमसे रेशियो पूछा है बीसी और बीडी का, उसने हमसे बीसी और बीडी का रेशियो पूछा है। तो बीसी तो भाई हमें मालूम है, बीसी हमारी कितनी है 35, लेकिन हमें बीडी निकालनी थी। तो अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्या यूज होगा कि आपने सुना होगा सर्कम रेडियस के बारे में, सुना आप लोगों ने सर्कम रेडियस के बारे में। तो मैं हल्का सा आपको एक बता देता हूँ कि सर्कम रेडियस में हमारा क्या हिसाब किताब होता है। सर्कम रेडियस में हमारा ये हिसाब किताब होता है कि जैसे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसा आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, जैसे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सर्कम रेडियस का मतलब इसके बाहर एक सर्कल होगा। तो सर्कल कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो अगर ये इस सर्कल का सेंटर, जो सर्कम सेंटर होता है ना, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के किस पे होता है, मिड पॉइंट पे होता है उसके हाइपोटेनियस के। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये भी हमारी सर्कम रेडियस होगी आर, ये भी हमारी सर्कम रेडियस होगी आर, और ये भी हमारी सर्कम रेडियस। तो आप जानते हैं ना कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे जो हमारी सर्कल पे जितनी भी हमारी डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो भाई अगर ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक आर है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये दूरी भी यहाँ से यहाँ तक आर होगी, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इस बात का ये मतलब होता है कि ये भी सर्कम रेडियस को फॉलो करेगा, और ये भी हमारा 37/2 होगा, ये भी हमारा क्या होगा 37/2 होगा। तो बस क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। हमसे क्या पूछा था, इसका रेशियो पूछा था। तो बीसी हमारी कितनी थी भाई, तो आपका जो होगा सर बीसी थी 35, और हमारी बीडी कितनी थी, तो बीडी थी हमारी 37/2। तो हमसे यहाँ से अनुपात पूछा था, तो अनुपात हमारा कितना आ जाएगा 70/37, 70/37 हमारा इसका राइट आंसर होगा, 70:37। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है कि ऐसे कर जाए इसे। थोड़ा आपको ये अगर बात मालूम नहीं होती ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बेटा नानी याद आ जाती है आपको। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, अगर इसको आप ध्यान नहीं रखेंगे तो चीजें मुश्किल करना, थोड़ा ज्योमेट्री सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर हमें इसमें ये वाला डाउट है। अब देखो मेंस में 2018 में पूछा, 2018 नहीं, हाँ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2021 मेंस में सीजीएल के। तो थोड़ा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते आप तो आसानी से कर जाते। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय करी, यदि बस की गति 15 मीटर पर सेकंड है तो आपको बताना है कि बस को कितना टाइम लगेगा। तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या कोशिश करेंगे कि 162 को 15 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। भाई देख तो लो, ये हमारा किलोमीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो कैसे डिवाइड कर लोगे। एक तरफ सोना है और एक तरफ चांदी है, कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा ना, कंपैरिजन सही नहीं हो पाएगा। दोनों तरफ अगर आप सोना रखोगे तभी आप बोल पाएंगे कि कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है। तो इसका मतलब कंपेयर के लिए हमें लगभग चीजें समान तो होनी चाहिए कम से कम, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो सोने की तुलना कहाँ चांदी से, मतलब है तो दोनों हमारे आभूषण के ही, मतलब ज्वेलरी के सेंस में, लेकिन एग्जैक्ट हमारे कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको आना चाहिए कि 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में, अब हमारी स्पीड क्या आ गई किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम आप जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हमारा किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सारे क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। 30 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 30 में से 20 मान के चलो आप कि मेंस लेवल के आएंगे, जिसमें आपकी ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपके आसान क्वेश्चन ही आने वाले हैं अर्थमेटिक वगैरह के, तो आपने इतना ज्यादा घबराना नहीं है। ये भी एक हमारा क्या है, इसका आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा, और जो बच्चा आंसर बताएगा उसको मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है इसमें। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 × a²। ये हमारा एरिया होता है, यानी कि क्षेत्रफल होता है हमारा किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का हमारा क्या होता है, एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है देखो कि किसी आर्टिकल को हमने 25% के प्रॉफिट पे जब बेचा,
अगर हमने उसके कॉस्ट प्राइस को दुगना कर दिया है ना, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है इज इंक्रीज बाय 660 रुपए। तो 660 रुपए से हमारी इंक्रीज हो गई। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट जो है हमारा 20% है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का जो मूल क्या है, लागत मूल्य है, वो आपको बताना है। तो ये भाई हम क्या करेंगे, इसे देखो सीपी लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हम एसपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मैं बोलता हूं कि लेट मेरी सीपी 100 है, लेट मेरी सीपी क्या है 100 है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एसपी कितनी होगी? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल एसपी उसने 25% लाभ पे बेचा है, तो यानी कि एसपी जो हमारा विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा हमारा 125। ठीक। अब वो कह रहा है कि अगर हमने उसका लागत मूल्य क्या कर दिया, दुगना कर दिया, अगर हमने उसका लागत मूल्य क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर मैंने उसका लागत मूल्य डबल कर दिया तो लागत मूल्य होगा कितना? तो आपका जवाब होगा डबल करने पे लागत मूल्य हो जाएगा हमारा 200। लागत मूल्य कितना हो जाएगा 200। तो जब हमने लागत मूल्य को डबल करा तो लागत मूल्य हो गया हमारा 200, लेकिन जो विक्रय मूल्य है वो 660 रुपए बढ़ गया। तो अभी देखो ये हम तो एक लेट पे काम कर रहे हैं ना, ये वैल्यू तो हमारी एज्यूमिंग वैल्यू है, तो ये सब तो हमारा अभी तक एज्यूमिंग पे आ रहा है। तो हम इसमें ये नहीं कर सकते कि 125 प्लस 660, क्योंकि ये तो हमारी एज्यूमिंग वैल्यू है और ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, यानी कि ये हमें गिवन वैल्यू है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट इसको प्लस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फिर कि इसको आगे कुछ दे रखा होगा कि 20% का क्या होता है, हमें 20% का फिर प्रॉफिट होता है, फिर हमें क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो इस पे फिर देखो यहाँ पे तो हमें 25% का प्रॉफिट होता था, लेकिन जब हमने इसको दुगना करा तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि अब एसपी कितनी है, अब एसपी है हमारी 240, एसपी कितनी है 240। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले सीपी 125 थी जब हमने 100 एज्यूम करा था, अब एसपी होगी 240। तो इस एज्यूमिंग के अकॉर्डिंग हमारी एसपी कितनी इंक्रीज हुई, जब हमने ये डाटा सारा एज्यूम करा है। तो एसपी सबसे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक्स कुछ नहीं लेना आपने। तो भैया ये हुई हमारी 115 रुपए इंक्रीज। ये हमारी कितनी यूनिट, बेसिकली हम क्या बोलेंगे यूनिट, ये हमारी 115 यूनिट इंक्रीज हुई। तो इस 115 की वैल्यू कितनी है, अब आप बताएंगे कि हाँ 115 तो हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है उसने कि 660 रुपए इंक्रीज हुई है। तो यानी कि इस 115 की वैल्यू हमारी 660, कितनी है 660। तो निकाल पाएंगे आप, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 23 पंजे 115, या डायरेक्ट ये 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4। हमें बताना क्या था, हमें बताना है जी इसमें सीपी यानी कि मूल कॉस्ट प्राइस। देखो उसने बोला है कि मूल लागत मूल्य, मूल लागत मूल्य यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस लिखा होगा ना, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अगर हमसे वो पूछता कि चेंज होके कॉस्ट प्राइस क्या है तो आप बता देते, तब आप किसकी वैल्यू निकालते 200 की। हमें एसपी पूछता आप एसपी बता देते, कुछ भी हमसे पूछता तो हम निकाल लेते। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 100 into 4 that means 400. So 400 will be the most appropriate right answer for this question, option number 2, right? तो इसको सॉल्व करने का ये दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड है, यही आपको इसकी अप्रोच होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। समझ गए आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सारे समझ गए होंगे। तो भाई यही था हमारा, कुछ पीवाईपी हमने आज डिस्कस करे हैं, है ना। कुछ भी आपका डाउट होता है तो हमसे पूछे, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें भाई, सारे लोग, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दे दिए, दोनों ज्योमेट्री के हैं, एक मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे दिया है और ये मैंने क्या दिया है, ये भी हमारा एक आसान क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे इसे सॉल्व करने की। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको क्या कराऊं, सॉल्व कराऊं। तो आपने क्या करना है, आपका कुछ भी डाउट क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि सर ये डाउट ये क्वेरी है हमारा, इसको आप सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स में लिखें और मैक्सिमम इसे शेयर करें, ताकि जिन बच्चों का सीएचएसएल के एग्जाम की अगर हम बात करें या सीजीएल मेंस के एग्जाम की, मेंस के लिए तो ये है रामबाण है, सीएचएसएल में भी जो बच्चा अगर देना चाहे तो अगर इसको पढ़ लेगा वो, तो फिर वो आसानी से इसको कर लेगा। तो जिस भी एग्जाम में हमारा ज्योमेट्री वगैरह आता है वहां तक आप इसे पहुंचाएं, उन बच्चों को इसके थ्रू हेल्प मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें थोड़ा उत्साह बना रहे, आपके लिए हम नई नई वीडियो नई नई चीजें लाते रहे इसी चैनल पे। तो रोज आपको इसी टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेंगी, जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, वॉच।